हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, बिहार एस्टेट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को ही आप सीडीपी कह लीजिए, या फिर एस्टेट में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा टीचिंग एंड आर्ट, आर्ट एंड टीचिंग स्किल। यहाँ से सारे टॉपिक यहीं से कवर होते हैं, चाहे आप इसे मनोविज्ञान कहिए या आर्ट एंड टीचिंग स्किल कहिए या सीडीपी कहिए या इसी को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहिए। सारे सब क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपके कोई जानने वाला है जो एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, 295 रुपये आप क्यों खर्च करके इस बुक को खरीदेंगे? आप पैसे वेस्ट करने से अच्छा हमारे चैनल से जुड़िए और वहाँ से जो है इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आप इसको रिवीजन कर लीजिए और जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइए। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में 35 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उस क्लास को भी ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करता है किसी मानसिक विकार की उपस्थिति की पहचान करने में। यानी कि पूछा है वह कौन सा, इसमें से कौन सा मापदंड नहीं है कि जो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की पहचान करने में मदद करता है। पहला है कष्ट, दूसरा है आत्मविनाशकारी व्यवहार, तीसरा है रचनात्मक व्यवहार और चौथा है अतार्किक व्यवहार। आप बताइए, अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कोई किसी को मानसिक बीमारी है, तो क्या वो कष्ट में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये तो मदद करेगा। दूसरा है आत्मविनाशकारी व्यवहार, अगर जिसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, तो वह अपने साथ भी तो गलत व्यवहार कर लेगा। कितनों को आपने सुना होगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपने हाथ पैर काट लेता है, चाकू चला लेता है, उल्टे सीधे काम कर लेता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, यानी कि अपने लिए भी वह विनाशकारी जैसा व्यवहार करता है। तो यह बिल्कुल भी मापदंड है। तीसरा है रचनात्मक व्यवहार, अगर आप बताइए कोई व्यक्ति जो है वो विक्षिप्त है, उसको मानसिक विकार है, तो क्या वो कोई रचनात्मक कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही जो है इसका मापदंड नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा मापदंड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर किसी मानसिक विकार की पहचान के लिए कई मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करते हैं, जैसे कष्ट, आत्मविनाशकारी व्यवहार, अतार्किक व्यवहार, इन सब चीज़ों का, ठीक है। जबकि मानसिक विकार इसका मानदंड नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी घटना के बाद पीडी पीटीएसडी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर दुर्घटना, सैन्य युद्ध और आतंकवादी दुर्घटना, हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किसी घटना के बाद पीटीएसडी हो सकता है, इसमें चाहे वो घटना आतंकी हमला हो या फिर उसको उसको उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसके साथ यौन शोषण हुआ हो, इन सभी में पीटीएसडी का अनुभव हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृत वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन है असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यस्तता, वे नियमों पर कायम रहेंगे, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़्यादा विश्लेषण, ज़्यादा व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल पास है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को मार्क करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृत वाले व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन से? पहला है असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यस्तता और वे नियमों पर कायम रहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों ही विशेषताएं मनोग्रसित बाध्यता वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? उन्माद, अवसाद, दुर्विध या मनोविदिलता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसाद। अवसाद को मनोविकृति की सामान्य सर्दी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, हो सकता है इस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है।
क्योंकि अवसाद जो होता है यह सबसे आम मानसिक विकारों में से एक है और यह हर उम्र और सामाजिक वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? फ्रायड का मनोगतिकीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेलिंगमैन का सोलरल हुआ असहायक सिद्धांत या बर्न का मानवतावादी सिद्धांत? इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अवसाद को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसमें जो सबसे प्रभावशाली है और जो व्यापक है और जिसको हर किसी ने स्वीकार किया है वह संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अगर पूछा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया किसने, तो एरन वेक नामक वैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है? आवेग, ध्यानहीनता, चंचलता या हकलाना? पूछा है कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए मतलब होता है अटेंशन और डी मतलब होता है डेफिसिट, एच मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी और डी मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको मैं 2 से 3 बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे एडीएचडी का फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो होता है हकलाना वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो बीमारी है ये मानसिक यानी कि दिमाग को प्रभावित करती है, ब्रेन को प्रभावित करती है, तो ब्रेन का हकलाना से लेना देना नहीं है। इसमें आवेग, चंचलता और ध्यानहीनता जो है वो शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा इसका लक्षण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? पहला दिया है हिंसक या आक्रामक व्यवहार, दूसरा लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता, तीसरा है तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान और चौथा है उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आचरण विकार पूछा है, यानी कि कौन सा आचरण विकार है, तो हिंसक और आक्रामकता, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता और तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान, ये तीनों ही आचरण विकार से संबंधित है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आचरण विकार जो होता है इसे डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। यह एक मानसिक व्यवस्था होती है, स्वास्थ्यता होती है, जो बच्चों और किशोरों दोनों को ही प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, इससे जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है वह हिंसक हो जाता है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यह सारी चीज़ें वो करता है जिसका आचरण ही विकृत हो गया हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गलत आचरण वाले लोग क्या कर सकते हैं? जिनके आचरण में ही विकार हो गया हो वो क्या कर सकते हैं? वो हर चीज़ को नुकसान ही पहुंचाएंगे, वो जानवर को जानवर नहीं समझेंगे, जीव नहीं समझेंगे, प्राणी नहीं समझेंगे, उनके अंदर दया भावना खत्म हो जाएगी, वो संपत्तियों को भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वो हिंसक भी रहेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षण में शामिल है अनावश्यक आक्रमण प्रक्रिया अपनाना, अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली ओ माय गॉड शारीरिक दोष के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना, निराशा की भावना या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना। ये बॉडी डिस्फॉर्मिक विकार एक मानसिक स्थिति है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो काल्पनिक या बहुत मामूली दोषों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगता है। ठीक है, यानी कि उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं करी है, लेकिन वो क्या करने लगता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, तो वह बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हिस्टीरिया, डीएसएस
में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोवैज्ञानिकी में लोकप्रिय रूप से हिस्टीरिया के उच्च में जाना जाता था। रूपांतरण विकार, जिसे अब कायांतरण तंत्रिका संबंधित लक्षण विकार या FND के रूप में जाना जाता है, यह एक मानसिक विकार है जिसके लक्षण संवेदी या मोटर फंक्शनल को प्रभावित करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, और फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ के जब जाएंगे ना तो वो दिमाग में रहेगा। अगर मान लो घुमा के, अगर मान लो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आंसर बता दूँ, क्वेश्चन पढ़ दूँ आंसर बता दूँ, इससे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे देगा तो वो आपके गलत होने की संभावना कम रहती है। इसलिए एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन पे भी नज़र मार ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है, तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। तीव्र मानसिक दुर्बलता यानी कि वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुर्बल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 35। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आश्रित मंदता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अल्प मानसिक मंदता, साधारण मानसिक मंदता, तीव्र मानसिक मंदता या गंभीर मानसिक मंदता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंभीर मानसिक मंदता। जब व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है तो वह जो है बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुर्बल होता है, अपने किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, इसीलिए वो दूसरों पर आश्रित होता है। इसी को आश्रित मंदता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसे किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना रहेगा, दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति गंभीर मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन की कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है, सोमा, तंत्रिकाच, डेंड्राइट या माइटोकॉन्ड्रिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा। सोमा, न्यूरॉन के कोशिका शरीर को सोमा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण धीमा हो जाता है? क्या वो सेल बॉडी है, तंत्रिकाछ है, डेंड्राइन या माइलिन आवरण? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, माइलिन आवरण। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के माइलिन आवरण के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण में बाधा आती है। माइलिन आवरण क्या है? तो यह एक इंसुलेटिंग परत है जो न्यूरॉन के एक्सॉन यानी कि तंत्रिकान, एक्सॉन जो होता है उसको तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है, इसके चारों ओर होता है या तंत्रिका आवेगों को तेजी से और कुशलता से संचारित करने में मदद करता है। ये क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, माइलिन आवरण। जब माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होने का जो होता है संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, यह पहचान जानने वाला न्यूरोट्रांसमीटर था, यह है, यानी कि पहचान जानने वाला न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिस्टामाइन। सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटाइल कोलाइन। पहचान जानने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, इसकी खोज 1921 में ऑटो लोवी के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए पहला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था तो एसिटाइल कोलाइन यह पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, और इसकी खोज कब हुई? 1921 में हुई। किसके द्वारा किया गया? तो ऑटो लोवी के द्वारा इसकी खोज की गई थी पहले न्यूरोट्रांसमीटर की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे PDF में थोड़ी सी गलती हो गई है, डी नहीं होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स दोनों के रूप में कार्य करता है? एसिटाकोलाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन या एंडोफ्रिन? तो एसिटाटोलाइन अभी हम लोगों ने देखा पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, यहाँ पे पूछा न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही जवाब एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। या न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स दोनों के रूप में कार्य करता है। यह तंत्रिका तंत्र में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है जो आवेगों को प्रसारित करने में भी मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये शरीर के सभी ऊतक में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। यानी कि उन कोशिकाओं को बताना है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और वो दूसरे कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं हैं? क्या वो रक्त कोशिकाएं हैं, क्या वो मानसिक कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, या स्टेम कोशिकाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसी कोशिकाएं स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। स्टेम कोशिकाएं शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं, प्रत्येक अंग में पाई जाती हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती हैं और यह विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्यों ये विशेष होती हैं? क्योंकि यह जो है नई कोशिकाओं को बनाने में, नई कोशिकाओं को विकसित करने में भी सक्षम होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद हृदय और श्वास का धीमा हो जाना और पुतलियों का सिकुड़ना किसके कार्य हैं? ऑप्शन है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, तीसरा है उत्तेजना और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तनावपूर्ण स्थिति जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हृदय और श्वास धीमा हो जाता है और पुतलियां जो है वो सिकुड़। देखिए, जब आप तनाव में आते हैं, कोई चीज़ अचानक से देख लिए, आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, आपकी आंखें चौड़ी होती हैं, आप अपनी आंखें फैला के उसे देखने लगते हैं। तो जब वो स्थिति समाप्त हो जाती है, आप उस तनाव से बाहर आते हैं। जैसे अचानक से कुछ आपने किसी अपने खास को, किसी अपने जानने वाले को किसी के बारे में सुन लिया, एक्सीडेंट हो गया, देखिए आपको तुरंत स्ट्रेस होगा, तुरंत तनाव होगा, आप कहेंगे हाँ, और जब आप हाँ कहेंगे तो आपकी आंखें जो है वो भी चौड़ी हो जाएंगी और आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट चलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तनावपूर्ण की स्थिति नॉर्मल होती है, आपको पता चलता है वो व्यक्ति सही है, सुरक्षित है, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं और उस समय क्या होता है कि आपका हार्ट बीट और आपकी श्वास दर और आपकी पुतलियाँ जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आने लगती हैं। ये किसके द्वारा होता है? तो पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र आराम और पाचन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थिति के बाद समान स्थिति में लौटाता है। जब तनाव समाप्त हो जाता है तो पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होकर बहुत सारे प्रभाव डालता है। कौन कौन से प्रभाव डालता है? उसमें से है हृदय गति धीमी हो जाती है, श्वास गति को कम कर देता है, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं और पाचन क्रिया जो है वो सक्रिय हो जाता है। यहाँ पे ना हृदय गति धीमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई विकृति है या कोई कमी है। यहाँ पे हृदय गति का धीमा होने का मतलब है कि जो तेज हुआ था आपका हार्ट बीट वो नॉर्मल हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसी जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मज्जा कहिए या अस्थि मज्जा कहिए, या मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो हृदय गति, श्वास और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कार्य को नियंत्रित करता है, या मस्तिष्क के तने का हिस्सा है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इसी को बोन मैरो भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। या मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी यानी बैक बोन से जो है जोड़ने का कार्य करता है, और यह हृदय गति, श्वास को भी जो है नियंत्रित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। डैश एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। यानी कि वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है? आज्ञा पालन, अनुपालन, सामाजिक प्रभाव या सामाजिक संज्ञान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपालन। अनुपालन एक सामाजिक प्रभाव है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर सहमति देता है, भले ही वह अनुरोध व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के विपरीत हो। जैसे जैसे इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने किसी से ज़बरदस्ती हाँ करवा लिया, उसका वो कार्य करने का मन नहीं है। जैसे आपके घर में कोई छोटा है और आपका पानी पीने का मन है, आप उससे कह रहे हैं कि मुझे पानी दे दो, और उसका पानी देने का मन नहीं है, फिर भी आप उससे कहते हैं प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ दे दो ना, तो वो कह देगा ठीक है, हाँ ला रहे हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती किसी से हाँ करवाना किसके अंतर्गत आता है? तो यह अनुपालन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने किसी के अनुरोध को, किसी ने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया और आपने उसके कार्य को कर दिया, तो वह अनुपालन के अंतर्गत आता है। यह सामाजिक प्रभाव का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का कारण है मनोविकृत की समानता, समीपता, शारीरिक आकर्षता, उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अंतर व्यक्तित्व आकर्षण कई कारकों पर निर्भर करता है। उसमें मनोवृत्ति की समानता, समीपता, शारीरिक आकर्षण, ये सभी महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विधि जिसमें लक्षण व्यक्ति से छोटे अनुरोध किया जाता है और फिर बड़े अनुरोध की तरफ बढ़ा जाता है क्या कहलाता है? मतलब जिसमें पहले छोटे अनुरोध करा जाता है फिर बड़े अनुरोध की तरफ कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि, बड़ी मांग जताकर छोटी मांग पूरा करना, छल छल छद्रम विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह विधि जिसमें पहले छोटे चीज़ों को कहा जाता है फिर बड़े चीज़ों का मांग किया जाता है। जैसे आपने छोटी छोटी डिमांड करी, अपने मम्मी पापा से चॉकलेट मांगा, टॉफ़ी मांगा, पैसे मांगे, फिर धीरे धीरे आपकी ज़रूरतें बढ़ती गई, कपड़े मांगे, फिर आप और बड़े हुए, पढ़ने के लिए फीस मांगे, यानी छोटी चीज़ों से बड़े की तरफ बढ़ना उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना एक मनोसामाजिक प्रभाव है जिसमें पहले लक्षण व्यक्ति से एक छोटे और सहज अनुरोध किया जाता है, फिर वह आसानी से मान लेता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रत्यक्ष छड़ के मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया है? सैरिफ, जेजोक, मिलग्राम या एस? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मिलग्राम। मिलग्राम ने सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग मिलग्राम के द्वारा किया गया है। इस प्रयोग में प्रतिभागियों को एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक प्रशिक्षण का विवाद जो है ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी प्रतिभागी होते हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग बीएड या डीएलएड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग हम लोग की लगती है, जिसमें हम लोग टीचिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, और जो है आप लोग क्या होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसी को जो है सामाजिक प्रशिक्षण के विवादित प्रयोग मिलग्राम के द्वारा दिया गया था। इसको दिया किसने था? मिलग्राम ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान है? धनात्मक सूचना, ऋणात्मक सूचना, व्यक्तिगत सूचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऋणात्मक सूचना। व्यक्तिगत प्रशिक्षण में ऋणात्मक सूचना का प्रभाव धनात्मक सूचना की तुलना में अधिक होता है। इसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव के प्रकार भारतीय समाज में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी समाज में? पहला है वर्ग तनाव, सामाजिक तनाव, प्रजातीय तनाव या जातीय तनाव। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब हम सभी दे सकते हैं कि जो भारतीय समाज है यहाँ पे जातीय तनाव पाया जाता है, जबकि पश्चिमी समाज में आपको जातीय तनाव देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी बाहर के देशों में चले जाइए तो आपको जाति से संबंधित तनाव जो है वो देखने को नहीं पाया जाएगा। ये केवल भारत में ही देखने को मिलता है, भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है, ना कि देखने को मिलता बल्कि यह बहुत गहराई से हमारे समाज में जो है घुस गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक श्रमावनयन का एक प्रभाव है? निष्पादन में कमी, निष्पादन में बढ़ोतरी, अधिक समग्रता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए निष्पादन में कमी। सामाजिक श्रमावनयन में, जिसे सामाजिक आलस्य कहा जाता है, तब होता है जब एक व्यक्ति किसी समूह में कार्य करते समय अपने व्यक्तिगत प्रयास को कम कर देता है, खासकर जब व्यक्तिगत योगदान की निगरानी करना मुश्किल हो। इसका परिणाम यह होता है कि समूह का कुल निष्पादन कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या बता रहा है, अगर कोई व्यक्ति है और कई लोग एक समूह में कार्य कर रहे हैं, एक समूह बना हुआ है, इसमें कई लोग कार्य कर रहे हैं, और इसमें एक जो लीडर है वो जब है इस समूह को निगरानी करना बंद कर देता है, कम कर देता है, तो इसी को जो है निष्पादन, इसकी वजह से क्या होता है, निष्पादन में कमी हो जाती है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति के तत्व नहीं है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक? आपको बता दें, मनोवृत्ति जो है इसको मुख्य रूप से 3 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। इसके 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? भावनात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। 3 इसके तत्व हैं। आध्यात्मिक इसका कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आध्यात्मिक नहीं है। गलत होते हुए भी यह सही हो जाएगा। मनोवृत्ति के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व। कौन कौन से? भावात्मक,
व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक, ये 3 तत्व मनोवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक इसका गलत होते हुए भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता है? ऑप्शन दिया है स्वेच्छा से किया गया व्यवहार, उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, सहायता करने वाले को कोई फायदा नहीं होता, उपयुक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रसामाजिक व्यवहार, जिसे परोपकारी व्यवहार भी कहा जाता है, यह एक ऐसा व्यवहार होता है जो दूसरों की भलाई के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें व्यक्ति का अपना कोई भी निहित स्वार्थ नहीं होता है, वह अपनी इच्छा से दूसरों की मदद करता है, उसकी सहायता करता है और उससे अपने किसी भी फायदे या किसी भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने, जिसे आप लोग जनरल भाषा में चैरिटी कहते हैं, चैरिटी जो किया जाता है, दान धर्म जो किया जाता है, उसमें किसी चीज़ को पाने, किसी चीज़ की इच्छा, किसी बदले में कोई चीज़ लेने की भावना से नहीं किया जाता है। यही जो है प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति में बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत है? कार्यात्मक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या व्यवहारात्मक सिद्धांत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। मनोवृत्ति से बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। संतुलन सिद्धांत का विकास सामाजिक मनोवैज्ञानिक फ्रिस्ट हाइदर ने 1946 में दिया था। हाइदर सिद्धांत दिया किसने था? तो यह इन्हीं के नाम पे, फ्रिस्ट हाइदर के नाम पे ही इसे जो है मनोवृत्ति के बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत इन्हीं के नाम पे पड़ गया, क्योंकि इसको फ्रिस्ट हाइदर नामक वैज्ञानिक ने 1946 में दिया था। यह सिद्धांत मूल रूप से पारस्परिक संबंधों के पैटर्न को समझाने के लिए विकसित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। यह सिद्धांत दिया कब गया? तो यह सिद्धांत 1946 में दिया गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि है? दंक, विरेचन, क्षमा याचना, उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आक्रामकता नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रविधियों यानी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। विकल्प में आपको जो भी दिया है, दंक, विरेचन, क्षमा याचना, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह के बारे में सत्य है? विशिष्ट उद्देश्य, अप्रत्यक्ष संबंध, औपचारिक संबंध, सदस्यों के बीच घनिष्ठता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सदस्यों के बीच घनिष्ठता जो है ये प्राथमिक समूह के बारे में सत्य है। प्राथमिक समूह समाजशास्त्र की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे चार्ल्स कूले ने परिभाषित किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्राथमिक समूह को किसने परिभाषित किया, तो इसको चार्ल्स कूले नामक व्यक्ति ने परिभाषित किया है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्न होती हैं, वो कौन कौन सी है? तो पहली है सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध, दूसरा है छोटा आकार, अनौपचारिक संबंध और दीर्घकालिक प्रकृति। ये सभी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक समूह के विचार को दिया किसने? तो चार्ल्स कूले नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया है, चार्ल्स कूले। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सदस्यों के बीच घनिष्ठता, इसके साथ साथ छोटा आकार, अनौपचारिक संबंध और दीर्घकालिक प्रवृत्तियां दी होती तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता। अप्रत्यक्ष संबंध, विशिष्ट उद्देश्य और औपचारिक संबंध नहीं, जबकि यहाँ पे अनौपचारिक संबंध होना चाहिए था, दीर्घकालिक प्रकृति और छोटा आकार होना चाहिए था, तब यह प्राथमिक समूह की परिभाषा होती। ठीक है, इसका जो सही है वो है सदस्यों के बीच संबंधता। प्राथमिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक समूह है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध, छोटा आकार, अनौपचारिक संबंध और दीर्घकालिक प्रकृति, ये इसकी जो है विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप एस्टेट के साथ साथ टीआरई एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर सारे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी तैयारी हो, हमारे इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो सॉल्व कराए जाते हैं और उसका PDF भी बिना किसी चार्ज के हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है। तो आप समय को ना गंवाते हुए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, इधर उधर ना भटकते हुए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जिनको आप जानते हैं, उन सभी के साथ इस चैनल को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी उचित राय ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें यह भी बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी बुक हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप जो है CDP यानी कि जिसे टीचिंग आर्ट कहते हैं, इसको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिस्ट्री, साइंस में आपको बॉटनी, जूलॉजी सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के भी जो है प्रीवियस ईयर आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा जो है, और उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद।